जब आप स्पाई थे तो कोई ऐसा समय रहा कि लगा होगी अब पकड़े गए, तब पकड़े गए? एक बार आपने एलओसी क्रॉस कर दिया या मतलब आप अपने देश से बाहर चले गए तो आपको हमेशा ही लगा रहेगा। आप किसी भी देश में हो, अगर किसी ने आपको मुड़ के भी देख लिया ना, अगर वो आपको नहीं देख रहा है लेकिन अचानक उसने आपको देखा, तो आप रात भर सो नहीं पाओगे, यार उस आदमी ने मुझे क्यों देखा करके, आप डाउट में ही रहोगे। तो जस्ट नीचे कॉम्प्लेक्स के नीचे ही क्या हुआ था, 3 लड़के खड़े थे बिल्कुल, और तीनों के पास अपने मतलब तीनों पिस्टल के साथ लोडेड थे। उनका एक ही काम था कि मैं जैसे ही नीचे आऊंगा सीढ़ियों में तो मारने का। एजेंट लीमा और लकी बिस्ट के बीच क्या कनेक्शन रहा था, और आपको क्या लगता है कि क्या चीजें हुई थी उस वक्त ऐसे? 2011 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उनको लगा उत्तराखंड मतलब भवाली शामखेत के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था। तो वहां की गवर्नमेंट को लगा कि ये इंसिडेंट मैंने किया है करके, तो उस केस में उन्होंने मुझे उठाया। ठीक है, उठाने के बाद मैंने उनको बोला यार कि मेरा इन चीज से कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने इसके लिए मुझे जेल भेजा। और एक जेल नहीं, यूपीए गवर्नमेंट का प्रेशर था बहुत ज्यादा, कांग्रेस गवर्नमेंट का, तो 11 जेलें ट्रांसफर करी। जबकि आज तक 11 जेलें तो मुझे नहीं लगता किसी आतंकवादी की भी हिंदुस्तान में 11 जेलें ट्रांसफर हुई हैं। आज तक नहीं देखा होगा कि अगर कोई मर्डर के केस में अगर अंदर है तो उस पे केस चल रहा है और उसके 11 जेल उसको ट्रांसफर कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि उसके पीछे का क्या रीजन रहा होगा? चाहे उसको मेंटली हरासमेंट बोल लो, चाहे यूपीए गवर्नमेंट का प्रेशर बोल लो, ये भी जो उस टाइम जो भी सेंटर के लीडर्स थे या स्टेट के जो भी यूपीए गवर्नमेंट के लीडर थे, ये उन्हीं को पता था कि वो लोग क्यों मतलब बार बार ट्रांसफर करके क्यों मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, वो किसका नाम जानना चाहते थे, ये वहाँ की गवर्नमेंट को पता होगा, उस टाइम की जो भी गवर्नमेंट थी। तो मतलब ये लगा लो कि सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि गवर्नमेंट को मुझे ये प्रूफ करने के लिए कि सर मैं 8 तारीख को अरेस्ट नहीं हुआ हूँ, मैं 7 तारीख को ही मुझे उठा लिया और मैं उनकी कस्टडी में था, तो यूपीए गवर्नमेंट में ये प्रूफ करने के लिए मुझे 4 साल लग गए। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ हल्का सा, कि एक किसी मिनिस्टर के साथ हम लोग गए और हल्का सा क्या हुआ यार, थोड़ी देर तो प्यास तो आम इंसान है तो पानी तो हम भी पियेंगे ना, पानी पिए तो मीडिया वाले ने डाल दिया कि यार क्या सिक्योरिटी करेंगे तो पानी पी रहे हैं करके। तो एक पानी पीने में भी मीडिया डाल रही है, तो कितनी दिक्कत है ना, सोचो। अरे चाहे एनएसजी कमांडो हो, चाहे कोई भी कमांडो हो दुनिया का, यार प्यास तो उसको भी लगेगी ना। मेरे से कोई ये पूछे यार एक डॉक्टर का काम, तो मुझे लगेगा दुनिया का बहुत हार्ड काम है। अगर आप किसी इंजीनियर को लेके आ जाओ, मैं उस ब्रिज को देखूंगा यार कैसे इतना मुश्किल ब्रिज बना दिया करके, क्योंकि मैंने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है ना। आप मुझे बोलो कि यार नहीं यार तुम्हें क्या कहते हैं प्लेन से जंप करना है, हेलीकॉप्टर से जंप करना है पानी में, तो मेरे लिए ईजी है क्योंकि मैंने वही सीखा है। स्पाई जानते हैं आप, मतलब जासूस। कभी सोचा है कि अगर आपकी मुलाकात किसी स्पाई से होती है तो आप उनसे क्या बातचीत करेंगे, क्या कुछ जानने की कोशिश करेंगे? निश्चित तौर पर आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आज देखिए ना, वो दिन आ गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक रियल हीरो जो फॉर्मर इंडियन स्पाई रह चुके हैं और एनएसजी कमांडो का हिस्सा भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज नेताओं की जो है आपने सिक्योरिटी दी है उनको। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में, एनएमएफ न्यूज पर। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूंगी, आपकी बुक से शुरुआत करते हैं। पीछे आप डिस्प्ले में भी देख रहे होंगे, रॉ हिटमैन। इस बुक के बारे में अगर आप कुछ बताएंगे। मैम एक्चुअली रॉ हिटमैन ये एस हुसैन जैदी सर ने लिखी है। ये क्या है, मेरी लाइफ का बहुत सारा पार्ट्स रहा है, तो इस बुक के अंदर आपको एक पर्टिकुलर एक चैप्टर है, जो चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, मतलब कि कब मैंने एजेंसी ज्वाइन करी, ठीक है, कब मैं ट्रेनिंग के लिए इजराइल गया, कब इंडिया आया, मतलब इंडिया मतलब दुनिया के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस करे, और एक इंसिडेंट, उस इंसिडेंट का मेन इस चैप्टर के अंदर है। और इसका पार्ट 2 भी आ रही है नेक्स्ट ईयर साइड 2025 में पढ़ने को मिलेगी लोगों को, और इस पर एक फिल्म भी आ रही है जो जल्दी लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक ब्लॉकबस्टर धमाका होने वाला है तो आने वाले वक्त में। सर अगला सवाल आपसे मैं ये करूंगी कि एक स्पाई की जिंदगी कैसी होती है? मैम नॉर्मली है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या है कि लाइफ में बहुत सारी आइडेंटिटीज में रहना पड़ता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो कभी भी आप, क्योंकि अगर आपको स्पाई अपने देश में तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप स्पाई बाहर ही करोगे, वो भी अपनी कंट्री को सेव करने के लिए, लेकिन वहां पर आपको सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि वहां पर आपके पास आपकी कंट्री का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है।
ठीक है। अगर इस बीच में कुछ भी होता है तो क्योंकि लॉ बोलता है, दुनिया का एक लॉ है यूएन का, तो बोलता है कि आप किसी भी देश के अंदर स्पाई नहीं कर सकते, चाहे वो हम है चाहे कोई भी हो। किसी को अधिकार नहीं हो कि किसी दूसरे देश के अंदर जाके वहां की जासूसी करे या वहां की इंफॉर्मेशन अपने देश को दे। अगर आप बहुत सारे केसेस देखो या लॉ देखो दुनिया का, स्पाई के लिए एक ही लॉ है, अगर कोई भी स्पाई पकड़ा जाता है तो सजाए मौत। अच्छा, जब आप स्पाई थे तो कोई ऐसा समय रहा कि लगा होगी अब पकड़े गए, तब पकड़े गए, क्या कठिनाइयाँ आपने झेली हैं? नहीं नहीं, देखो कि एक बारी आपने एलओसी क्रॉस कर दिया या मतलब आप अपने देश से बाहर चले गए तो आपको हमेशा ही लगा रहेगा। ऐसा आप कभी भी जिस दिन मतलब मेरे टीचर या मेरे गुरु जिन्होंने मुझे सिखाया या वो लोग कहते हैं कि जिस दिन आपने ये लगा कि आज आप सेफ हो, उसी दिन आपके साथ अनहोनी होगी करके। आप मतलब मॉर्निंग में उठ रहे हो और जब तक आप नहीं सोओगे आपको ये लगना चाहिए कि यार नहीं यार मैं सेफ नहीं हूं करके। जिस कंडीशन में आपने मतलब सेफली लिया तो उस दिन डेफिनेटली आपके साथ आपको अलर्ट तो हर टाइम लेना रहना ही पड़ेगा। और एक्चुअली क्या है, आप किसी भी देश में हो, अगर किसी ने आपको मुड़ के भी देख लिया ना, अगर वो आपको नहीं देख रहा है लेकिन अचानक उसने आपको देखा, तो आप रात भर सो नहीं पाओगे यार उस आदमी ने मुझे क्यों देखा करके, आप डाउट में ही रहोगे। ठीक है, तो क्योंकि कहते हैं कि हर उस देश की हर आंखें आपको देख रही है, तो आपको हर आदमी आपका एनिमी है यार। अगर आप किसी दूसरे देश के अंदर हो तो देश की हर आंखें आपका दुश्मन है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर अगर आप देखो कि यार ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, वहां तो हर आंख आपकी दुश्मन है। अगर जिसको ये पता चल गया कि यार आप उस देश के लिए स्पाई कर रहे हो या उनकी इंफॉर्मेशन बाहर देख रहे हो, तो आपसे बड़ा दुश्मन तो कोई है ही नहीं ना। अगर आप भी देखते हैं आज इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, तो हम कभी बोलते हैं यार कि कभी आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया, कभी किसका, तो हमारे देश में सबसे बड़ा दुश्मन है इस देश का सबसे बड़ा देश जो है एक्ट उसके ऊपर है। तो सेम यही कंडीशन बाहर भी यही कंडीशन है सेम, बिल्कुल। कोई ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे जब आप स्पाई थे, अगर आप कर सकें कि कब और कहाँ कैसे वो चीजें हुई थी, अगर आप चाहें शेयर करना। एक्चुअली क्या है, मैं एक जगह पर, एक कंट्री के अंदर एक जगह पर रह रहा था आराम से नॉर्मली तरीके से। क्या हुआ कि अब इसको लग भी कह लो या कुछ कह लो, तो जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर निकला, तो रूम से बाहर निकलने के बाद नॉर्मली तरीके से मैंने क्या देखा यार कि मैं एक कॉम्प्लेक्स में था सेम, एक मतलब जैसे मतलब अपार्टमेंट टाइप का, और थर्ड फ्लोर में था। तो जस्ट सामने एक लड़का बहुत देर से अपने मोबाइल पर कुछ चैट कर रहा था। ठीक है, तो मैंने देखा यार मोबाइल पर चैट कर रहा है, कोई बात नहीं करके। देन फिर मैं वापस अंदर गया, तो वापस अंदर जाने के बाद फिर मैं वापस आया 15-16 मिनट के बाद बाहर, तो सेम उसकी कंडीशन वही थी। उसने अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करी, और उस कॉम्प्लेक्स में मतलब कॉमर्शियल एरिया था। ठीक है, वहां पर हमारा अपार्टमेंट भी था, दुकानें भी थी। वो लड़का हिला भी नहीं, लगभग 9-9:30 बजे की बात है, दिन सेम। तो मुझे लगा यार कुछ ना कुछ तो डाउट है करके, ऐसा रैंडमली मुझे लगा, ऐसा कुछ नहीं है कि रैंडमली मुझे लगा कि कुछ ना कुछ डाउट है। तो जो मेरा बैकअप था, चीजें था, तो मैं दोबारा अंदर गया, और मैं अंदर जाने के बाद मैंने बोला यार कि कुछ डाउट है करके, एक बारी एक लड़का बहुत देर से सामने है करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे शक है, मुझे डाउट था थोड़ा सा, वो एक्टिविटीज था, क्योंकि उसका मूवमेंट चेंज नहीं हुआ था थोड़ा सा, फिर अकेला उस जगह पर था, वो हिल भी सकता था, कंटिन्यू मोबाइल पर ही लगा हुआ था, और जो उसका डायरेक्शन था उसका मोबाइल के ऊपर वो काम कर रहा था, और उसकी नजरें नीचे भी थी। तो मेरा जो बैकअप था, मैंने उनसे बात करी चीजें, तो वो विद इन 10-15 मिनट के अंदर आए। तो जस्ट नीचे कॉम्प्लेक्स के नीचे ही क्या हुआ था, 3 लड़के खड़े थे बिल्कुल, और तीनों के पास अपने मतलब तीनों पिस्टल के साथ लोडेड थे। उनका एक ही काम था कि मैं जैसे ही नीचे आऊंगा सीढ़ियों में तो मारने का। तो इससे पहले मेरा बैकअप पहुंच गया था वहां पर, और मैं अगर मैं जाता भी तो मैं इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि मुझे सीढ़ियां नीचे उतरनी थी और मैं डेली वहीं से निकलता था। ठीक है, तो वो लोग नीचे क्या था, वो बिल्कुल रेडी हालत में थे, और उस लड़के का काम यह था सामने वाले का कि जैसे ही मैं निकलूं वो नीचे वालों को इन्फॉर्मेशन देगा कि निकल गया करके। तो ये सारी चीजें आपके साथ रहा, एक इंसिडेंट रहा, झेलना पड़ा होगा टाइम पे ये सारी चीजें। फिर क्या होता है ना, एक्चुअली देखिए कि लोगों को लगता है कि आप लाइफ में जो भी काम कर रहे हो आप उसके रूटीन में ढल जाओगे, क्योंकि उसी चीज की आपने ट्रेनिंग ली है। पहली बार अगर आपको वेपन दिया जाए कि यार आपको वेपन फायर करना है करके, आपको पहली बार अजीब सा लगेगा, लेकिन वो जिस इंसान का काम है, एक बार आप ट्रेनिंग करी आपने, तो आप रूटीन में आ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है करके। जब हम लोग हैं, हम भी शौक हुए जब हमने पहली बार ट्रेनिंग में पता चला यार कि आदमी 30 किलोमीटर रनिंग करेगा करके। ठीक है, जब हमने भी स्टार्टिंग करी, पहले हम 3 किलोमीटर दौड़े, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हम भी 30 किलोमीटर में आ गए। ये तो आपकी ट्रेनिंग के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई स्पेशल काम है, दुनिया के अंदर आप हर काम कर सकते हो। इस धरती में ऐसा कोई काम नहीं करना, बस आपको उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी।
अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी का वो विवाद या फिर आपका वो समय जो आज तक जो है उत्तराखंड का व्यक्ति ही नहीं, भारत में जिसको भी वो किस्सा पता है आज तक नहीं भूल पाया है, एजेंट लीमा और लक्की बिष्ट के बीच क्या कनेक्शन रहा था, और आपको क्या लगता है कि क्या चीजें हुई थी उस वक्त ऐसी? नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए कि शायद 2011 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो उनको लगा उत्तराखंड मतलब भवाली शामखेत के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था। हाँ। तो वहां की गवर्नमेंट को लगा कि ये इंसिडेंट मैंने किया है करके। ठीक है, उनको कहीं से इनपुट मिला, कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट में अपने उनके खुद के लोग थे। उस समय घर गया हुआ था, उस टाइम मैं श्री एल के अडवाणी सर का सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ करता था, ऑन ड्यूटी में थे। ऑन ड्यूटी में था, मैं 15 डेज के लिए घर गया हुआ था। तो उस केस में उन्होंने मुझे उठाया। ठीक है, उठाने के बाद मैंने उनको बोला यार कि मेरा इन चीज से कोई मतलब नहीं है चीज है। तो मुझे लेकर गए, इन्वेस्टिगेशन किया, उन लोगों ने पूछताछ करी, उनने जो भी एविडेंस थे उनको इकट्ठा किया, लेकिन मैं बोलता रहा कि इस केस में मेरा कोई हाथ नहीं है करके। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए मुझे जेल भेजा, और एक जेल नहीं, यूपीए गवर्नमेंट का प्रेशर था बहुत ज्यादा, कांग्रेस गवर्नमेंट का, तो 11 जेलें ट्रांसफर करी। जबकि आज तक 11 जेलें तो मुझे नहीं लगता किसी आतंकवादी की भी हिंदुस्तान में 11 जेलें ट्रांसफर हुई हैं। ठीक है, और ये लगा लो कि एक छोटा सा मतलब यूपीए गवर्नमेंट का मैं ये बताता हूं कि मतलब वहां की मतलब अपनी प्रशासन बोलती है कि मुझे उन्होंने 8 तारीख को अरेस्ट किया है। हाँ। ठीक है, मतलब ये उनकी चार्जशीट में है कि मुझे 8 तारीख को अरेस्ट किया है, और जब कोर्ट के सामने एविडेंस आते हैं तो एविडेंस में ये पता चलता है कि मुझे 8 तारीख को अरेस्ट नहीं किया, मुझे तो उन्होंने 7 तारीख से ही अपनी कस्टडी में रखा हुआ था। अच्छा। ठीक है, तो मतलब ये लगा लो कि सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि गवर्नमेंट को मुझे ये प्रूफ करने के लिए कि सर मैं 8 तारीख को अरेस्ट नहीं हुआ हूं, मैं 7 तारीख को ही मुझे उठा लिया और मैं उनकी कस्टडी में था, तो यूपीए गवर्नमेंट में ये प्रूफ करने के लिए मुझे 4 साल लग गए। और आखिर में आपने प्रूफ तो किया। प्रूफ किया, लेकिन आप ये सोचो ना कि एक दिन कि नहीं मुझे 7 तारीख को अरेस्ट किया, मुझे 8 तारीख को अरेस्ट नहीं किया, तो मुझे यही प्रूफ करने के लिए 4 इयर्स लग गए और 4 साल में जेल में रहा। 4 साल आपको 4 साल जेल में रहा। ये आपने बात कही, ये मेरा सवाल भी था कि आज तक नहीं देखा होगा कि अगर कोई मर्डर के केस में अगर अंदर है तो उस पे केस चल रहा है और उसके 11 जेल उसको ट्रांसफर कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि उसके पीछे का क्या रीजन रहा होगा कि आपको 11 जेलों में ट्रांसफर किया गया, और उस समय पुलिस क्या सोच रही थी, प्रशासन क्या सोच रही थी? देखो, ये तो एक्चुअली क्या था उस समय, मैंने बोला आपको सेंटर में यूपीए गवर्नमेंट थी, तो उनके लीडर्स को ज्यादा पता है यार, है ना। वो उनसे अगर पूछोगे कि क्यों 11 जेलें ट्रांसफर करी तो वो ज्यादा आंसर बता पाएंगे, है ना। मतलब जिस जेल में 10 टेररिस्ट रह रहे हैं, हजारों लोग रह रहे हैं, मुझे दिक्कत है उनको अपनी जेल में रखने में, तो उन्होंने मुझे 11, चाहे आप उसको मेंटली हरासमेंट बोल लो, चाहे यूपीए गवर्नमेंट का प्रेशर बोल लो, ये भी जो उस टाइम जो भी सेंटर के लीडर्स थे या स्टेट के जो भी यूपीए गवर्नमेंट के लीडर थे, ये उन्हीं को पता था कि वो लोग क्यों मतलब बार बार ट्रांसफर करके क्यों मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं, वो किसका नाम जानना चाहते थे, ये वहां की गवर्नमेंट को पता होगा, उस टाइम की जो भी गवर्नमेंट थी। अच्छा, ये गलती आप क्या प्रशासन की मानते हैं? नहीं। उस वक्त आपको क्या लगा था कि प्रशासन को क्या कुछ करना चाहिए था और गलतियां किसकी थी, क्या कुछ नहीं हुआ उस वक्त? देखो, मैं आपको ये बताऊं कि प्रशासन वही करता है जो लीडर्स बोलते हैं करने के लिए। ये हमें लगता जरूर है, अगर कोई भी देश में आपको ये बताऊं, अगर वो देश तरक्की कर रहा है तो सिर्फ उस देश के लीडर की वजह से। अगर आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है या हम लोग देख रहे हैं कि यार आज इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, तो हमारे लीडर्स की वजह से। ठीक है, अगर कोई देश अगर डाउन होता है उनकी लीडर्स की वजह से। एक लीडर मतलब किसी भी देश का लीडर अच्छा होगा तो वो देश हमेशा आगे बढ़ेगा यार। प्रशासन के हाथ में कुछ भी नहीं, वो तो क्या ऑर्डर्स फॉलो करेंगे सीधे। ठीक है, अगर आज कोई भी एक स्टेट का, एक डिस्ट्रिक्ट का एसपी हो गया, स्टेट का डीजीपी हो गया, वो अगेंस्ट अगर प्रशासन के अगेंस्ट जाएगा, सिस्टम के अगेंस्ट जाएगा, तो हाथों हाथ चेंज कर देंगे उसको। तो बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे दुनिया के अंदर कि भाई आज फलाने जगह के एसएसपी आज हैं, ठीक है, एक पॉलिटिशियन से इनका विवाद हुआ, अगले दिन एसएसपी चेंज। ठीक है, तो मतलब तब कभी भी कोई अधिकारी या कोई भी पुलिस प्रशासन तब तक ढंग से काम नहीं कर सकता जब तक लीडर्स अच्छे नहीं होंगे। आज आपको लगता है कि हमारा प्रशासन सही है, हमारा लीडरशिप जो मतलब सब कुछ सही है, आपको सिस्टम सही लगता है? देखो, मुझे आज लगता है कि आज हमारा जो भी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आज पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, आज करके देख ले कोई भी इंसिडेंट। ठीक है, कल तक आप सोचते थे कि देश में ये हो रहा है, रिप्लाई कौन देगा करके। ठीक है, आज आप इस देश के अंदर कुछ भी करके देखो, दुनिया का कोई भी देश करके देखे, हिंदुस्तान रिप्लाई देगा ना। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा।
पुलवामा का बदला लिया ना देश ने, घुस के लिया। आप नॉर्थ ईस्ट में सर्जिकल स्ट्राइक देख लो, हिंदुस्तान ने पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया म्यांमार में, ठीक है, घुस के सारे टेररिज्म कैंप खत्म कर दिए, ठीक है। जिन्होंने पुलवामा में जो भी इस इंसिडेंट के पीछे जिनका हाथ था, ठीक है, बालाकोट में घुस के मारा, ठीक है। आर्टिकल 370 कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा लाइफ में, कभी किसी ने सोचा ही नहीं ऐसा होगा करके, चेंज करके देख दिया ना। 1947 से हम भी सुन रहे हैं कि नहीं यार हिंदू ये तो सिर्फ एक वोट बैंक है करके, होगा कुछ नहीं, ठीक है। हिंदू एक वोट बैंक के ऊपर करके राम मंदिर भी बना के दिखा दिया। भारत की तो तस्वीर एक लीडर जैसा होगा, मैंने आपको बोला कि वो देश उतनी ही तरक्की करेगा जितना पावरफुल लीडर होगा। तो आज करके देख ले कोई अगेंस्ट इंडिया कोई भी काम। अच्छा, एजेंट लीमा की वजह से जो है साल 2011 से लेके साल 2018 तक आपको अपने जीवन में बहुत उथल पुथल देखने को मिली, बहुत कठिनाइयां देखने को मिली होंगी, और हर दिन आपका ऐसा रहा होगा कि यार आज इस कठिनाई का जो है मुझे सामना करना है। उस किस्से ने जो है आपका जीवन किस तरीके से बदला? क्या कुछ कठिनाई, सबसे जरूरी चीज कि क्या कठिनाइयां आपको झेलनी पड़ी? देखो एक्चुअली क्या है, टफ तो था कि एक 6x6 के कमरे में आपको रहना, ठीक है। मैंने 4 साल तक चांद और तारे नहीं देखे, लेकिन मुझे लाइफ में यही सीखा है मैंने कि आप अपने बुरे वक्त को अपनी ताकत बना लो बस। मैं अंदर था तो मुझे ये नहीं यार कि आप हरासमेंट हो गए, आप सेट हो गए, मेरा एक ही था मुझे बाहर कैसे निकलना है करके। मैं सुबह उठता था तो सिर्फ एक ही चीज देखता था कि मुझे इस 4 दीवारी से बाहर निकलना है, ठीक है। तो ये मेरे साथ ही नहीं, धरती के अंदर यार ऐसा कौन सा इंसान है इसके साथ दुख नहीं आएगा? इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसका डाउनफॉल नहीं आएगा। एक आदमी 100 पर भी जाएगा, 0 पर भी आएगा, लेकिन जब आदमी 0 पर जाता है ना तो उसको हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। उसको बोलना यार मुझे दोबारा 100 पर जाना है करके। अगर आप वहां पर टूट गए तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो लाइफ के अंदर एक चीज सीख लो कभी भी कि आपके पास कितनी भी मुश्किल आ जाए, आपकी दुनिया में कितना भी बुरा वक्त आ जाए, आपको हिम्मत नहीं आना, बस उस बुरे वक्त को भी अपनी ताकत बना लो आप। तो लेकिन एक एनएसजी कमांडो, एक इंडियन स्पाई होने के बावजूद भी आपको ये सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। कैसे बदली आपकी जिंदगी? देखो कठिनाइयां, मैंने आपको अभी भी बोला कि मैं अकेला इंसान नहीं हूँ, और नॉर्मल कठिनाई यार मैं तो बढ़िया हूँ, बिल्कुल हाथ पैर सब सही सलामत। तो एक ऐसे पद पे थे ना जिसे वहां पहुंचने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। देश का युवा सोचता है कि यार मैं कभी पहुंच पाऊंगा क्या इस जगह पे? अरे चलो मैं तो फिर भी एक नॉर्मल, हमारे क्या कहते हैं देश के होम मिनिस्टर के ऊपर भी आजीवन लगा, उनको भी गुजरात के अंदर, गुजरात से तड़ी पार कर दिया, ठीक है। उनके ऊपर उम्र कैद की सजा लगी। इस देश के होम मिनिस्टर, जब वो गुजरात के होम मिनिस्टर थे अमित शाह सर, उनके ऊपर लगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर के ऊपर भी केसेस लगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि उतार चढ़ाव तो आपकी लाइफ में आएगा ही। अगर आप लाइफ में कोई भी अच्छा काम करोगे या आप सही रास्ते पर जाओगे तो मुश्किल तो आएंगी यार आपकी लाइफ के अंदर। आप कुछ अच्छे काम करो तो हजारों मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उस काम को नहीं छोड़ो तो वापस चली भी जाएंगी। ये बहुत अच्छी चीज आपने कही कि आपने उस चीज को पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ना चाहा, उसको अपनी ताकत समझी। लेकिन एक पहाड़ी क्षेत्र से आने वाला लड़का, हालांकि उत्तराखंड में हम देखते हैं कि हर एक घर से फौजी निकलता है, लेकिन वो जब आप एनएसजी कमांडो थे, जब आप इंडियन स्पाई थे, दोनों में क्या अंतर था और डिफिकल्टी किस में ज्यादा आपको देखने को मिली? देखो एक्चुअली क्या था कि जब मैं एजेंसीज के लिए काम करता तो मुझे भी लगा यार कि नहीं भाई, मुझे हमेशा मैं जंगल में नहीं रहूंगा, ऑपरेशन में नहीं रहूंगा। तो मैंने कंटिन्यू क्या किया, मैंने अपने सुपीरियर को बोला कि सर मुझे भी थोड़ा यार दिल्ली और बॉम्बे देखना है करके, मुझे डेपुटेशन दे दो कहीं पर। उन्होंने कहा ठीक है यार कंटिन्यू करके। मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी तो उनको लगा यार बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, तो बोला ठीक है एनएसजी डेपुटेशन दे देते हैं करके। तो मुझे लगा यार बहुत अच्छी लाइफ है, बढ़िया है ये चीज। जब मैं पहली बार एनएसजी में आया, ठीक है, एनएसजी में आने के बाद कि अब ऑपरेशन तो चल नहीं देते एनएसजी में, तो चाहे उस टाइम आप सिक्योरिटी ऑफिसर बोलो, जैसे अपने नरेंद्र मोदी सर है, अडवाणी, राजनाथ सर, कोई भी, तो डिफिकल्ट बहुत है। यहाँ मुझे ज्यादा मुश्किल लगा, मुझे ऑपरेशन बहुत इजी लगा कि ऑपरेशन में मुझे पता है कि यार मेरा एनिमी कौन है, मुझे कैसे करना है। यहाँ पर क्या, अगर आप किसी वीआईपी का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जाते हो तो यहाँ पर आपके पास 2 चीजें बहुत दिक्कत देती हैं आपको। दिक्कत क्या है, पहली क्या, आपको अपने जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उसको भी नाराज नहीं करना और पब्लिक को नाराज नहीं करना, ठीक है। अब जिसके साथ भी हम जा रहे हैं बोलते हैं यार आने देना, हमारे लोग हैं करके, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं आने देना, ठीक है, और हमें उन्हें रोकना भी है, क्योंकि हमें नहीं पता यार क्या थ्रेट है, कौन अपने दिमाग में क्या कुछ भी करना है। तो सिचुएशन में बहुत मुश्किल चीज है। तो मुझे इस लाइफ से तो वो लाइफ बहुत बढ़िया लगी, उसमें मैं इंडिपेंडेंट था, आराम से, आप खुश थे जब बहुत बढ़िया। इस लाइफ में तो बिल्कुल, मतलब एक चीज लगा लो कि मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ हल्का सा कि एक किसी मिनिस्टर के साथ हम लोग गए और हल्का सा क्या हुआ यार, वो थोड़ी देर तो प्यास, तो आम इंसान है तो पानी तो हम भी पियेंगे ना,
पानी पिए तो मीडिया वाले ने डाल दिया कि यार क्या सिक्योरिटी करेंगे, तो पानी पी रहे हैं करके। हाँ। ठीक है, तो एक पानी पीने में भी मीडिया डाल रही है, तो कितनी दिक्कत है ना, सोचो। अरे चाहे एनएसजी कमांडो हो, चाहे कोई भी कमांडो हो दुनिया का, यार प्यास तो उसको भी लगेगी ना। ठीक है, तो इस मतलब जो भी लगा वो लाइफ अपनी बहुत बढ़िया, जिस लाइफ के लिए बने हुए, जिस ऑपरेशंस के लिए बने हुए, ठीक है, जिस स्पाई के लिए बने हुए, तो ठीक है, ये लाइफ भी देख ली मैंने कि कैसे मतलब एक वीआईपी, तो मुझे समझ में आ गया कि यार नहीं नहीं, वही लाइफ अपनी ज्यादा बढ़िया है करके। अच्छा, जब आप एनएसजी कमांडो थे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है तब मुख्यमंत्री हुआ गुजरात करते थे, सीएम आप थे। उनकी सिक्योरिटी में थे उस वक्त। वो समय कैसा था, कैसे आप सब कुछ चीजें मैनेज करते थे, और साथ ही उस दौरान आपने न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि बहुत दिग्गज नेताओं की जो है सिक्योरिटी दी है उनको, और वो कौन कौन से नेता थे, वो समय कैसा था, कैसे लोगों को मैनेज करते थे आप? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मली क्या है, एनएसजी भी जब मैं गया तो उसके लिए भी एक अलग से ट्रेनिंग होती है एनएसजी की, वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी पड़ती है। और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एज ए सिक्योरिटी अकेला, जैसे लोगों को लगता है कि यार मैं एनएसजी, इससे पहले बहुत सारे रिंग्स होते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी रिंग्स होते हैं, कि मैं भी एक इनर रिंग में हूँ, मेरे से बाहर बहुत सारे रिंग है सिक्योरिटी के, हर सिक्योरिटी वाला अपना काम करता है। ठीक है, बस मेरा एक ही काम था जब भी मैं एनएसजी में था, तो मेरा एक ही काम था कि जिसका भी मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ या जिसको मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ, वो अगर अपने घर से निकलते हैं दोबारा उनको घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी, बस जैसे उनको घर से सेफ लेकर आए, चाहे उन पे कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, इलेक्शन प्रोग्राम हो, कोई स्पीच हो, उन सब जगह पर 24/7 उनके साथ रहना, देन दोबारा उनको घर तक छोड़ना। ठीक है, ज्यादा मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि लगता है एक सिविलियंस के लिए लगता है बहुत अलग से काम है, सेम काम है जो भी लोग नॉर्मली तरीके से, अगर मेरे से कोई ये पूछे यार एक डॉक्टर का काम, तो मुझे लगेगा दुनिया का बहुत हार्ड काम है। अगर आप किसी इंजीनियर को लेके आ जाओ, मैं उस ब्रिज को देखूंगा यार कैसे इतना मुश्किल ब्रिज बना दिया करके, क्योंकि मैंने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है ना। आप मुझे बोलो कि यार नहीं यार तुम्हें क्या कहते हैं प्लेन से जंप करना है, हेलीकॉप्टर से जंप करना है पानी में, तो मेरे लिए ईजी है क्योंकि मैंने वही सीखा है। तो मैंने आपको अभी भी बोला कि ट्रेनिंग मेन, सब कुछ ट्रेनिंग, आप दुनिया में कुछ भी करो, मतलब कि अभी आप मुंबई में जाओ, आप बड़े बड़े ब्रिज देखो उसके ऊपर, तो आपको शौक हो जाएगा कैसे बना दिए ये, तो हमारे मतलब पहले बोला था, रामायण में बोले थे कि समुद्र के ऊपर ब्रिज बने, आज बन गए ना। तो जिसने बनाया वो उनके लिए इजी है, हमारे लिए मुश्किल है। वो कौन कौन से देश के नेता रहे हैं जिनको आपने अपनी सिक्योरिटी दी है? तो अपने क्या कहते हैं इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर उस टाइम गुजरात सीएम थे, एल.के. अडवाणी सर, राजनाथ सर, प्रफुल्ल कुमार मोहंतो आसाम के एक्स सीएम है, तरुण गोगोई आपके, राजनाथ, साउथ में चंद्रबाबू नायडू और प्रकाश सिंह बादल, तो इनके साथ में रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपका एक किस्सा सुना था, आप ही की जुबानी किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आप जब नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी में थे तब आपको नहीं पता था कि आज निकलूंगा तो मैं कब घर वापस आऊंगा, शायद से वो 14 दिन तक आप एक ही कपड़ों में थे। वो वाला किस्सा अगर आप। एक्चुअली क्या हुआ था, एक प्रोग्राम था सर का, लोकल में प्रोग्राम था। हाँ। मतलब गांधीनगर से अहमदाबाद तक जाना था, तो यार नई ज्वाइनिंग थी आपकी तब? हाँ, ज्वाइनिंग नई नहीं थी, लेकिन रूटीन प्रोग्राम था। जैसे एक प्रोग्राम आया था कि सर के साथ जाने है करके, और अहमदाबाद में एक छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम कितना यार आधा 1-2 घंटे का प्रोग्राम चलेगा, दोबारा आ जाएंगे। तो नॉर्मली से एक ड्रेस में गया, और ड्रेस में जाने के बाद प्रोग्राम चल रहा था वहां पर, तो प्रोग्राम खत्म होते ही हो गया प्रोग्राम खत्म, तो मोदी सर बोले कि यहाँ से निकलना है करके। हमने कहा सर कहाँ जाना है करके, बोले यार कि हमने यहाँ से साउथ निकलना है। ठीक है, यहाँ से चेन्नई निकलना। चेन्नई, अब मेरी ड्रेस तो वहां से बहुत दूर है ना, और उसी टाइम सीधे मेरे को निकलना था सर के साथ ही, मतलब कोई अर्जेंट, उनको भी ऊपर से ऑर्डर आ गए थे दिल्ली से, ठीक है, वो इलेक्शन कैंपिंग थे। अब मेरे पास एक ही ड्रेस, मैंने कहा चलो ठीक है चेन्नई जाएंगे, कल वापस आ जाएंगे, अर्जेंट कर लेंगे। तो मैं एक ड्रेस में चेन्नई गया, फिर चेन्नई जाने के बाद तमिलनाडु, केरल, आसाम, मतलब एक ही ड्रेस में मैंने लगभग 14 या 17 डेज एक ही ड्रेस में निकाले। और मैं रात को क्या करता था, इस होटल में रुकता था, इसको बोलता था ये ड्रेस को धो के कैसे भी करके सुबह तक मैनेज कर दे करके, तो एक ड्रेस में मैंने निकाले। तो ये तो मेरी बात है, लेकिन एक चीज सोचो, मुझे नहीं पता था, तो नरेंद्र मोदी सर को भी नहीं पता था, उन्होंने कहीं और जाना है करके, तो उन्होंने कैसे मैनेज करे होंगे। सोचो कि चलो मैं तो सिर्फ उनके साथ जा रहा हूँ, उन्होंने तो हर जगह जाना है, स्पीच देनी है जिस चीज के लिए। तो मुझे लगता है कि यार हमें लगता है हमारा काम कि मुश्किल है करके कि एक ही ड्रेस में, लेकिन इतने बड़े लीडर्स को भी नहीं पता उनके अगले प्रोग्राम कहाँ है करके, और उन्होंने क्या क्या स्पीच देनी है, तो उनको कितनी दिक्कत आती होगी। जब उनके लिए इजी है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना यार।
बिल्कुल। ये आप तो नरेंद्र मोदी जी के साथ रह चुके हैं, देखा होगा आपने बहुत करीब से उनको, उनकी दिनचर्या, कैसे वो काम करते हैं, तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी। अब आप जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, इतने सालों सत्ता संभाल रहे हैं, देश को संभाल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, मैं बोलूंगा कि इस देश को एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, है ना। हाँ। तो लोग बोल मतलब बहुत टाइम के बाद आज आप दुनिया में देख लो मैम, वर्ल्ड में कहीं भी देख लो आज आप, कि एक हिंदुस्तान आज उस लेवल पर है। आज दूसरे देशों से कोई भी आप, पहले हम लोग कभी इंडिया से बाहर जाते थे, आज इंडिया होने पर डिफरेंट, आज मतलब हिंदुस्तान में ही नहीं, आज एक ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया पर कितने लीडर्स आए 1947 से लेकर आज तक सारे लीडर्स आए, लेकिन जो अभी देखा विद इन 2014 से लेकर इस देश में देखा, यहाँ के लॉ में देखा, जो भी चेंजेस हुए और हिंदुस्तान कैसे प्रोग्रेस कर रहा है उस चीज को देखा, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर आने वाले टाइम में भी आए, है ना। जो भी नए लीडर्स आ रहे हैं उनको सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी सर से, और मैंने उनको कभी सोते हुए नहीं देखा, कभी नहीं, मतलब मैं रहा उनके साथ कंटिन्यू 24/7 रहा, मैंने कभी ना उन्हें थकते हुए देखा ना कभी सोते हुए देखा, बस। समय की कमी है और आपको, आप भी पहले बोले थे इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि समय कम है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, एक इंडियन स्पाई आप रहे, एनएसजी कमांडो आप रहे, और उसके बाद आपने कदम रखा एक ऐसी इंडस्ट्री में, राइटिंग अब आप करते हैं और बॉलीवुड में आप, आपके बहुत सारे, आपने बताया कि प्रोजेक्ट भी आने वाले वक्त में, ये कनेक्शन क्या रहा एकदम एनएसजी कमांडो के बाद एकदम बॉलीवुड दुनिया में आना? एक्चुअली क्या है कि जॉब करी बहुत टाइम, तो मैंने कहा यार जब मैं जेल से रिलीज हुआ फिर दोबारा मैंने ज्वाइनिंग करी, दोबारा एजेंसी गया मैं, तो मुझे लगा यार मुझे कुछ और भी लाइफ जीनी है करके। तो मेरे सर ने मुझे बोला यार तुझे क्या काम आता है करके, तो मैंने कहा यार सर मैं लिखूंगा ना। तो उन्होंने कहा ठीक है यार लिख तो सकता ही है, मतलब शौक था आपको? नहीं शौक कुछ नहीं था, मतलब एक्चुअली क्या हुआ जब मैं जेल में था मैंने पिक्चर बहुत देखी, मैंने कभी लाइफ में फिल्म देखी ही नहीं थी, लेकिन जब मैं 4 साल जेल में था तो मुझे पिक्चर्स देखने का मौका मिल गया था। तो मैं जब भी उन पिक्चर्स को देखता, फिल्म को देखता, तो मुझे कई टाइम में नहीं लगती थी अच्छी स्टोरी, यार मैंने कहा इससे अच्छी स्टोरी तो मेरे पास है करके, है ना। तो अच्छी स्टोरी है, दुनिया में इतनी चीजें लाइफ को देखा है, तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए करके। और जब पहली बार मैंने लिखा, एक स्टोरी रैंडमली सुनाई एक को, तो उसको बहुत अच्छी लगी, यार बोले तो यूनिक है करके। मैंने कहा ऐसे तो हजारों यूनिक मेरे पास है, तो उसने कहा तू लिखना शुरू करना करके। तो मैंने पहली बार लिखा, एक डायरेक्टर को सुनाया, उसको अच्छा लगा, उससे दूसरे डायरेक्टर को सुनाया, उनको भी अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि यार नहीं, फिर पहले मुझे भी लगता था कि यार कि राइटर मतलब कैसे होते होंगे, राइटर कैसे होते होंगे, तो मुझे समझ में आ गया कि यार जो दुनिया तुमने घूमी है उन्हीं को लिखना, वो एक राइटर है यार, उनको अपने शब्दों में पिरो। अपने शब्दों में पिरो। अब ये जिंदगी कैसी लग रही है आपको? अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, सब अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी चीजें शेयर की आपने हमारे दर्शकों को, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चाहूंगी कि आने वाले वक्त में हमारी फिर से मुलाकात हो और ऐसी किस्से कहानियां आप हमारे दर्शकों को सुनाइए जो कि रियल हैं, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।